आज हम इकोनॉमिक्स की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आय को किन किन तरीकों से मापा जाता है। किसी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, प्रति वर्ष उसकी गणना किन किन विधियों के द्वारा की जाती है। तो जो राष्ट्रीय आय है, इसकी जो गणना है वो तीन तरीकों से की जाती है। राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियां हैं या तीन रीतियां हैं। पहली जो विधि आती है उसको कहते हैं उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि, और इंग्लिश में कहते हैं उसको प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। दूसरी जो रीति आती है उसका नाम है आय विधि या इसको कहते हैं इनकम मेथड। एंड जो तीसरी और अंतिम विधि है राष्ट्रीय आय को मापने की, वह है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय को मापने की तीन रीतियां हैं। पहला है उत्पादन विधि या इसी को कहते हैं मूल्य वर्धित विधि, दूसरी विधि है आय विधि, और तीसरी जो विधि है उसे कहते हैं व्यय विधि। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। यहां पे लिखा हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, और जिसको शॉर्ट में कहते हैं CSO, और फुल नेम है उसका सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। कभी इसको इंस्टीट्यूट भी कहा जाता था, कभी इसको ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता था, संस्थान संगठन, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसको कार्यालय के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 मई 1951 को, और इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, वह दिल्ली में है, दिल्ली में है। अगली बात आती है कि जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, ये भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो वह उस मंत्रालय का नाम है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इस मंत्रालय के अधीन रहते हुए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कार्य करता है। तो इस प्रकार से पुनः दोहरा देते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होती है उसको मापने की तीन विधियां हैं। पहली जो विधि है उसे उत्पादन विधि कहते हैं या उसी को मूल्य वर्धित विधि कहते हैं। दूसरी जो विधि है आय विधि कहते हैं या इनकम मेथड कहते हैं, और तीसरी जो विधि है उसको व्यय विधि कहते हैं या एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। अब बात करते हैं, उत्पादन बराबर आय होता है और आय बराबर व्यय होता है, अर्थात किसी देश में जितना उत्पादन होता है उसी के बराबर वह आय भी जनरेट करता है और उसी के बराबर उसका व्यय भी बराबर होता है। इसलिए जो किसी देश के अंदर कुल उत्पादन होता है वह कुल आय के बराबर होता है, जो कुल आय होती है वह कुल व्यय के बराबर होता है। इसलिए इन तीनों की जो मात्रा होती है वह समान होती है। इसके अंतर्गत जो भी राशि आती है राष्ट्रीय आय की गणना की, वह एक समान आती है। इसलिए राष्ट्रीय आय को मापने के तीन मेथड है, और तीनों मेथडों से यदि राष्ट्रीय आय को मापा जाता है तो राशि एक ही आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से चाहे उत्पादन है और चाहे आय है और चाहे व्यय है, इन तीनों का जो मूल्य होता है एक समान होता है। और वह क्यों होता है, क्योंकि पहले यहां पे नजर डालिए जो कुल उत्पादन, क्योंकि आय का जो सृजन होता है, जब आय उत्पन्न होती है वो उत्पादन से स्टार्ट होती है। तो उत्पादन को करने के लिए उत्पादन के कारकों, साधनों, फैक्टर की जरूरत पड़ती है। वह साधन क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, ओके। और उसके बाद उनको क्या मिलती है, आय। उन साधनों को मिलती है आय, ओके। और उन साधनों को जो आय मिलती है उसको क्या कर देते हैं, वो व्यय कर देते हैं। किस पे, जो यहां उत्पादन हुआ था। तो इस प्रकार से उत्पादन, उत्पादन के बाद आय, व्यय, फिर उत्पादन, फिर आय, व्यय, इस प्रकार का जो चक्र है इसे कहते हैं आय का चक्रीय प्रवाह। ये अर्थव्यवस्था में निरंतर चलता रहता है। तो जो राष्ट्रीय आय है यह प्रवाह है, फ्लो है, क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना 365 दिन में की जा रही है, पर डे पे नहीं की जा रही है, एक लॉन्ग पीरियड में की जा रही है। इसलिए जो राष्ट्रीय आय है यह प्रवाह का उदाहरण है, यह एक फ्लो है, स्टॉक नहीं है, ओके। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आय है उसको मापने का जो पहला मेथड है, जो पहली विधि है,
उसका नाम है उत्पादन विधि, या इसी को कहते हैं मूल्य वर्धित विधि, या इसी को कहेंगे वैल्यू एडेड मेथड। यह राष्ट्रीय आय को मापने की पहली विधि है। अब चाहे किसी विधि से भी मापो, लेकिन राष्ट्रीय आय तीनों विधियों से समान आने वाली है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय को यदि उत्पादन विधि से क्या करना है, मापना है, उसकी गणना करनी है, उसको कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देश की जीडीपी को ज्ञात करना पड़ेगा। किसको ज्ञात करना पड़ेगा? जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पे लिखा हुआ है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एम फॉर मार्केट, पी फॉर प्राइस। ठीक है, बाजार मूल्य पर जीडीपी क्या की जाएगी? ज्ञात की जाएगी। ओके, तो जीडीपी किसे कहते हैं, पहले इसी को समझ लेते हैं कि जीडीपी क्या होती है कि किसी देश में एक वर्ष में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उनके बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, बाजार कीमत पर। ओके, इसको साधारण उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि देखिए, बड़ी संख्या नहीं लेते हैं, किसी देश में देखिए एक वर्ष में माना 10 वस्तुओं का उत्पादन हुआ। कितनी वस्तुओं का उत्पादन? 10 वस्तुओं का। और इसमें बात की जाती है कि अंतिम वस्तुओं का, फाइनल गुड्स की बात इसमें की जाती है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं की जाती है। तो मध्यवर्ती वस्तु आगे चलकर आपको बताते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, आगे चलकर बताते हैं। लेकिन इसको समझिए, किसी देश में एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन हुआ 10, और यदि उसका प्राइस, एक इकाई का प्राइस 5 रुपया है, तो कुल मिला के उस देश की टोटल जीडीपी या सकल घरेलू जो उत्पाद हो जाएगा 10 पंजे 50, 50 रुपीज हो जाएगा। लेकिन ये किस पे होगा? ये जीडीपी होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो एमपी लिखा है बाजार मूल्य, एमपी का अर्थ मध्य प्रदेश नहीं है यहाँ पे, तो जीडीपी ऊपर लिखेंगे, थोड़ा नीचे जाके एमपी लिखेंगे। ओके, तो जो एमपी लिखा है, इस 50 रुपए के अंदर सरकार द्वारा लगाया गया जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष कर है, वह जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो एक होता है फैक्टर कॉस्ट, जैसे जीडीपी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? इसमें केवल साधन लागत जुड़ी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, माना 50 रुपए में क्या हो रखा है? 5 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स जुड़े हुए हैं, तो जो ये 45 रुपये आएगा, यह हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, अर्थात ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 45 रुपये हो जाएगा। किस पे? एफसी पे। और मार्केट प्राइस पे हो जाएगा 50 रुपीज। तो करना क्या है? यदि एमपी को एफसी में चेंज करना है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, उसको घटा देंगे। उसको क्या करना है? घटा देना है। तो मार्केट प्राइस से यदि हम सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 50 रुपये में से 5 रुपये घटा दे जो अप्रत्यक्ष कर थे, तो 45 रुपये बन गया फैक्टर कॉस्ट, साधनों की लागत। ओके, और उत्पादन के साधन कितने हैं? 4 है, भूमि है, श्रम है, पूंजी और साहस है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है, वस्तुएं सेवाएं क्या होती हैं? तो मध्यवर्ती वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं कि जिनका की उत्पादन में आगे भी प्रयोग किया जाता है, आगे भी प्रयोग किया जाता है। कि जैसे कि आम की बात करें कि किसी अचार फैक्ट्री वाले ने आम के बगीचे वाले से आम लिए। ओके, तो उसने आम लिया, पहली बात तो ये हो गई। अब उसने आम क्यों लिया? दूसरी बात होगी अचार बनाने के लिए। तो जो पहला उसने आम लिया, वो क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु होगी। ठीक है, और जो इधर जो उसने अचार बनाया, ठीक है, वो इधर चलकर क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स बन सकती है। फाइनल गुड्स किसे कहते हैं? अंतिम वस्तु किसे कहते हैं? कि अंतिम वस्तु उसे कहते हैं जो कि बाजार में उपभोक्ता द्वारा सीधे क्रय की जाती है। जैसे चौक है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि मेरे पास आ चुकी है,
और इसने आगे नहीं बिकना है, इसका उपभोग मैंने ही करना है। तो अंतिम वस्तु उस वस्तु को कहते हैं कि जो कि उपभोक्ता द्वारा क्रय कर ली जाती है। उसको आगे बेचने के लिए वह नहीं खरीदता है, न उसके द्वारा कोई अगली वस्तु बनाता है। तो जैसे मैंने आम कहा, और यदि अचार की कंपनी आम खरीदती है तो आम उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो गई, ठीक है, और अचार जो होगा वो अगला प्रोडक्ट हो गया उसका, ठीक है। तो इस प्रकार से जो मध्यवर्ती वस्तु हो गई उसकी गणना इसमें नहीं करते हैं, किसमें, राष्ट्रीय आय में नहीं करते। अभी आगे चलकर बताएंगे कि यदि उसकी गणना करेंगे तो जो राष्ट्रीय आय है उस पर क्या असर पड़ेगा। राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इसमें दोहरी गणना की समस्या रहती है। तो मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो कि उत्पादन प्रक्रिया में आगे पुनः प्रयोग की जाती है। जैसे आलू है, जैसे हम आलू खरीदते हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने उपभोग के लिए, तो यह अंतिम वस्तु होगी, ठीक है। लेकिन यदि एक होटल वाला आलू खरीदता है और उसकी पकौड़ी बनाता है तो उसके लिए आलू क्या हो जाएगा? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। उसने आलू क्यों खरीदा है? उसने आलू पकौड़ी बनाने के लिए खरीदा है। तो इस प्रकार से आलू से जब पकौड़ी बनाएगा तो आलू पड़ा माना उसको 10 रुपए का, तो पकौड़ी कितने की बनेगी? 20 रुपए की बनेगी। तो इस प्रकार से उसने 10 रुपए के द्वारा 10 रुपए और ऐड कर दिए, 20 रुपए हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू उसने ऐड की 10 रुपए की, ओके, तो वही होती है मूल्यवर्धित विधि या मूल्य का बढ़ना, उसे कहेंगे। आगे इसको समझेंगे तो मध्यवर्ती वस्तु हमारी समझ में आ गया होगा कि मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं। मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग आगे प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, उत्पादन करने के लिए किया जाता है, ओके। तो हमने जीडीपी की बात कर दी कि जीडीपी क्या होती है? किसी देश में अर्थात देश की बाउंड्री के अंदर जहां तक उसका क्षेत्र है, जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है एक वर्ष में, वो भी अंतिम वस्तुओं का, उनका बाजार मूल्य का योग उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, जैसे यहाँ पे मैंने उदाहरण के द्वारा आपको बताया। अब बात करते हैं कि जीडीपी कैसे निकाली जाएगी किसी देश की। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। तो उत्पादन विधि द्वारा या मूल्य वर्धित विधि के द्वारा हम जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो देखिए जो अर्थव्यवस्था है उसमें 3 क्षेत्र कार्य करते हैं। अर्थात किसी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो 3 क्षेत्रों से मिलकर बनती है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र और एक होता है तृतीयक क्षेत्र। तो इन्हीं 3 क्षेत्रों में जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में जैसे कृषि है, खनन है, मत्स्य पालन है या वन्य उत्पाद है, तो जितना भी इसका प्रोडक्शन होता है, ओके, इसको जोड़ लिया जाएगा अलग अलग करके, ओके। कितना उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में हुआ? द्वितीयक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग आता है, निर्माण उद्योग आता है, जहां क्या होता है? वस्तुएं बनाई जाती है, जैकेट बनाई जाती है, गाड़ी बनाई जाती है, ये चौक बनाई जाती है, मोबाइल बनाया जाता है, फैन बनाया जाता है, ट्यूबलाइट बनाई जाती है, जहाज बनाए जाते हैं, ओके। कि द्वितीयक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इनका भी जोड़ कर लिया जाएगा, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इसको अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका टोटल यहाँ पे आएगा। फिर द्वितीयक क्षेत्र में कितना हुआ, यहाँ आएगा। फिर तृतीयक क्षेत्र में, अर्थात तृतीयक जो क्षेत्र होता है वो सर्विस सेक्टर में आता है, कि जैसे बीमा है, बैंकिंग है, या टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, अध्यापकों की सेवाएं हैं, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, तो इस प्रकार से, या इसके अलावा यातायात है, परिवहन है, इसके द्वारा कितना पैसा आता है, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों में अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के समस्त उत्पादन की गणना करनी है पहले। टोटल कितना उत्पादन हुआ, ओके, टोटल कितना उत्पादन हुआ। और जब उत्पादन हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है कि टोटल जो प्रोडक्शन है तीनों क्षेत्रों का, 1 2 3, इनका प्रोडक्शन का एकदम से पूरा का पूरा मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद उसको वर्तमान कीमतों से गुणा कर दिया जाएगा, वर्तमान कीमतों से उसको गुणा कर दिया जाएगा। जैसे हमने कहा कि 10 वस्तुओं का उत्पादन हुआ और 5 रुपए प्रति वस्तु का मूल्य है, तो जीडीपी हमारी 50 रुपए हो जाती है। तो इस प्रकार से उसको निकाला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? शुद्ध मूल्य वृद्धि, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा है NVA, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है, मार्केट प्राइस पे नहीं निकाला जाएगा, ओके। अब यहाँ पे सूत्र लगा रखा है पूरा, शुद्ध मूल्य वृद्धि अर्थात नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, कि जो शुद्ध मूल्य वृद्धि हुई है साधन लागत पर, वो कैसे निकाली जाएगी?
इसके लिए क्या करना, उत्पादन का कुल मूल्य, अर्थात इन तीनों क्षेत्रों के उत्पादन का बाजार मूल्य निकाला जाएगा। उसके बाद ऋण मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती वस्तुओं का जितना प्रयोग हुआ है, ठीक है, ऋण मध्यवर्ती वस्तुओं का उपभोग, ऋण अस्थायी पूंजी का उपभोग, अर्थात यहाँ पे आ जाएगी घिसावट, डिप्रिसिएशन, क्योंकि जब किसी भी फैक्ट्री में वस्तुएं सेवाएं बनाई जाती हैं तो मशीनें क्या होती, खराब होती रहती है। जब मशीन चलती है तो घिस जाती है। ऐसा तो नहीं एक मशीन लगाई और बरसों चल रही है, ठीक है, कभी तो मशीन आती है जल्दी खराब हो जाती है, तो बार बार उसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो जो घिसावट होता है उसको भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अस्थायी पूंजी का उपभोग, ऋण अप्रत्यक्ष कर, सरकार द्वारा क्या होता है, उत्पादन पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते हैं। जैसे भारत में जीएसटी लगाया जाता है वर्तमान में। जब हमारी जैसे ये जैकेट है, तो हमने जैकेट खरीदी, ठीक है, हमारा ये जैकेट है 2000 रुपए की, तो इस पर जीएसटी लग गया, तो ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, और उसके बाद इसमें धन आर्थिक सहायता, क्योंकि सरकार क्या करती है, देश में विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो कृषि है, उद्योग धंधों के क्षेत्र में सब्सिडी देती है। किसको, किसानों को दे देती है। यदि ट्रैक्टर क्या है 2 लाख रुपए का है, तो सरकार क्या कर देती है कि 50,000 रुपए हम आपके माफ कर देंगे, और आपने केवल 1.5 लाख रुपए जमा करने हैं। तो इस प्रकार से 50,000 जो सरकार ने माफ कर दिए उसे कहते हैं सब्सिडी या आर्थिक सहायता। तो इस प्रकार से देखिए, शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात करेंगे कैसे, उत्पादन का मूल्य, उसमें से माइनस मध्यवर्ती उपभोग, माइनस अस्थायी पूंजी का उपभोग, माइनस अप्रत्यक्ष कर, और प्लस आर्थिक सहायता। अब इसके बाद क्या होगा, इतना करने के बाद, ठीक है, कि यहां जोड़ घटाव का काम चलने वाला है, और उसके बाद जो प्राप्त होगा, ठीक है, वो हमें प्राप्त होगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, यहां पे लिखा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि फैक्टर कॉस्ट कब आती है कि जब अप्रत्यक्ष कर घटा दिए जाते हैं, किससे, मार्केट प्राइस से। तो अभी बन गया एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। ओके, और प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, यानी कि हमारे देश के जो लोग विदेशों में काम करते हैं वो भी क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग विदेशों में जॉब कर रहे हैं और विदेशों के इधर भी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विदेशों में हमारे देश के लोगों ने कमाया, जो उधर कमा रहे हैं, तो कहाँ भेज रहे हैं, इंडिया में भेज रहे हैं। किसी के 4 बच्चे हैं और जॉब कर रहा कहाँ, दुबई में, तो पैसा कहाँ भेज रहा हो, इंडिया में, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। तो जितने भी बाहर रह रहे हैं तो उनका पैसा जुड़ जाएगा देश में। ओके, लेकिन जो देश में ऐसे हैं कि बहुत सारी कंपनियां विदेशों की काम कर रही है, तो उनका पैसा कहाँ चला जाएगा, उन देशों को चला जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट होता है वस्तुओं और सेवाओं का, उसको प्लस माइनस कर दिया जाता है। ओके, तो इस प्रकार से एक तो साधारण लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इस ऊपर वाले सूत्र के अनुसार निकाला जाएगा, और प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसे कहते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध साधन आय आ रही है उसको किसके साथ जोड़ना है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद के साथ। ओके, अब इतना करने के बाद क्या आ जाएगा, हमें हमारे पास यह जाएगा NNP फैक्टर कॉस्ट, अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसको इन्हें बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट को साधन, सी फॉर होता कॉस्ट, लागत, अर्थात साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात इन दोनों का जोड़ जो होता है वह साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। यहां पर मैंने दोबारा इसको लिख रखा है इंग्लिश में। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो इस प्रकार से हमने यहां से चलना है और यहां पर हमें क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाएगी। किस विधि से, उस विधि का नाम है उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि। ओके, तो इस प्रकार से यदि क्या है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा, राष्ट्रीय आय। तो पहले बता चुका हूं कि जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो की जाती है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और साधन लागत पर
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किससे बनता है? इन दोनों, अर्थात एनडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, इन दोनों को जोड़कर बन जाती है हमारी नेशनल इनकम। ओके, तो इस प्रकार से हम कहां से चले थे, और यहां पर इनके और इनके जोड़ से जो मैंने यहां पे लिख दिया, ये ए और ये हमारा राष्ट्रीय आय बन गई। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? एक लाइन में, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, मार्केट प्राइस पे नहीं की जाती है। अब यहां पे समझिए कि मध्यवर्ती वस्तु, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो अंतिम वस्तुओं की गणना की जाती है, या इसी में आ रहा है मूल्य वर्धित विधि, कि मूल्य वर्धित विधि का इस्तेमाल, अर्थात मूल्य वर्धन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो वैल्यू कैसे ऐड होती है, इसको हम क्या करेंगे, इस उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक है, पहले में लिखा है उत्पादन की अवस्थाएं, दूसरे में लिखा है उत्पादन का मूल्य रुपए में, तीसरे में लिखा है मध्यवर्ती वस्तु रुपये में, और अगले में लिखा है मूल्य वृद्धि रुपये में, कि कितनी वैल्यू एडेड होती है। तो भारत में जीएसटी से पहले वैट चला करता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके, अब यहां पे देखिए कि माना उत्पादन की 1 2 3 4 चार अवस्थाएं हैं, चार अवस्थाएं हैं। तो देखिए उत्पादन का मूल्य, माना कि एक कोई फर्म है ए, और वह क्या करती है, किसी वस्तु का उत्पादन करती है, किसी वस्तु का उत्पादन करती है। तो उत्पादन करने के लिए उसे चाहिए मध्यवर्ती वस्तु, रॉ मटेरियल। मध्यवर्ती वस्तु क्या कहलाती है? रॉ मटेरियल। ठीक है, उसने 1000 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, ओके, और उस मटेरियल से उसने कितने रुपए का उत्पादन किया? 6000 रुपए का उत्पादन किया। 1000 रुपए में लिया और 6000 रुपए का उत्पादन कर दिया, तो कितने मूल्य वृद्धि हुई? क्योंकि तो हम पैसों में निकाल रहे हैं, तो 6000 में से 1000 निकाल दीजिए, तो मूल्य वृद्धि कितनी की उसने? 5000 रुपया। ये हुआ वैल्यू एडेड। ठीक है, कि उसने कम में लिया था और उसके बाद उसने प्रोसेस, जो भी नई चीज बनाई उसने उसके द्वारा, और वो हो गई कितने से, कि वो 6000 रुपए की हो गई। 1000 की उसने 6000 कर दी, तो क्योंकि 1000 तो उसका मध्यवर्ती वस्तु रॉ मटेरियल है, तो उसको घटाना पड़ेगा। ओके, जहां से उसने खरीदा उसको पेमेंट कर दिया होगा उसने। ओके, वो तो उसके खाते में चला गया। एक छोटा सा उदाहरण है, तो 6000 में से 1000 गया, 5000 की उसने पहली मूल्य वृद्धि कर दी। ओके जी, अब इसने क्या किया, क्योंकि हमने नंबर 1 लिखा है, ए फर्म ने तो 5000 की वैल्यू ऐड कर दी, मध्यवर्ती वस्तुओं को घटा दिया जाता है, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं जोड़ा जाता है। अब देखिए अगला, अब उसने क्या किया, ए वाले ने बी वाले को बेच दिया, अर्थात अब उसने जो मूल्य वृद्धि की वस्तु की थी, जो वस्तु उसने बनाई, उसने क्या किया, उसने इसको बेच दिया, इसको बी वाले को, तो ये 5000 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये बी फर्म के लिए क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल का काम करेगा। उसने क्या किया, उसने भी उसको 6500 रुपये बेच दिया। क्या कर दिया उसने, उसको 6500 रुपये बेच दिया। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि कितनी हुई, कि 6500 में से 5000 घटा दीजिए, अर्थात उसने 1500 रुपये उसने भी कमा दिए। ओके, फिर उसने क्या किया, इधर से देखिए, बी वाले ने सी को बेच दिया, तो 6500 वाला, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु इसकी यहाँ आ जाएगी। फिर इसने क्या किया, इसको 8000 रुपये बेच दिया। ठीक है, तो 8000 में से 6500 घटाइए, ये क्या हो गया 1500, इसने भी 1500 रुपये कमा लिए। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, 8000 वाले ने, अर्थात इसने डी को बेचा, तो 8000 इसका कच्चे माल का काम करेगा, मध्यवर्ती वस्तु का काम करेगा, उसने 8000 में बेचा, और इसने फिर आगे चलकर क्या कर दिया, सी से लिया कितने में, 8000 में, और डी वाले ने उसको 10000 रुपये बेच दिया। तो इन दोनों का अंतर देखिए, 10000 में से 8000 घटा दिए, कितने हो गए 2000 रुपये, 2000 रुपये। इस प्रकार से मूल्य वृद्धि उसने भी कर दी, अर्थात उसने पहले वाले ने कितने कमाए, 5000 रुपये, दूसरे वाले ने कितने कमाए, 1500, तीसरे ने 1500, और चौथे ने 2000 रुपये। इस प्रकार से इसे कहते हैं मूल्य वृद्धि। ओके, जैसे क्या होता है कि दुकानदार माना 100 रुपये में एक वस्तु किसी से लेता है आगे बेचने के लिए, तो वो उस वस्तु को क्या करता है कि यदि वो 3 चरणों से गुजरती है, तो उसने पहले लिया 100 रुपये में, ओके, फिर उसने अगले को बेचा 120 रुपये में, तो मूल्य वृद्धि कितनी होगी, क्योंकि उसने 100 रुपये तो लेगा, 20 रुपये उसने कमा दिए। हो सकता है कि आगे वाला भी 120 की जगह उसको 130 में बेच सकता है, तो इस प्रकार से 120 130 तो बराबर 10 रुपये उसने भी कमा दिए। इस प्रकार से जो वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है, उसी की गणना क्या करते हैं, राष्ट्रीय आय में करते हैं, और मध्यवर्ती इसको नहीं किया जाएगा। ओके जी, तो मूल्य वृद्धि द्वारा इन सभी को यदि जोड़ दिया जाए तो ये 10,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, कुल मूल्य वृद्धि
यहाँ से स्टार्ट हुई थी तो वो 10,000 रुपये हो गई। और यदि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी यदि क्या जोड़ लिया जाए तो ये क्या कितना हो रहा है 20,500। कितना हो रहा है 20,500। और यदि उत्पादन का टोटल वैल्यू निकाली जाए तो ये कितना हो रहा है 30,500। कितना हो रहा है 30,500। तो 30,500 में से 20,500 निकाल दिया जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु को निकाल दिया जाएगा और जो ये वैल्यू ऐड हुई है ये 10,000 रुपये आ जाएगी। ओके। और यदि मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, या देखिए कि 30,000 तो यहाँ पे ऑलरेडी ये क्या है उत्पादन का टोटल वैल्यू सबकी आ गई, ए की, बी की, सी की, डी की, 1 2 3 4 सबकी आ गई। ओके। उसके बाद मध्यवर्ती वस्तु भी, तो इनको जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए तो ये 51,000 हो रहा है। कितना हो रहा है 51,000। जबकि मूल्य वृद्धि कितनी हुई है केवल 10,000। कितनी हुई है 10,000। तो जो ये एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, ठीक है, जो मध्यवर्ती वस्तु हम जोड़ रहे हैं तो ये यहाँ पे देखेंगे कि यह क्या कर दे रहा है कि राष्ट्रीय जो आय है यदि मान लिया जाए तो उसको कई गुना, यानी कि ये 10,000 है तो ये 51,000 है, 10 में 5 गुना ज्यादा बढ़ा दे रहा है। तो इसलिए अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। शुद्ध मूल्य वृद्धि कैसे ज्ञात की जाएगी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि उत्पादन का मूल्य, मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग, अस्थायी पूंजी, अप्रत्यक्ष कर, आर्थिक सहायता और इन सब का जोड़ घटाव करके हमारा शुद्ध मूल्य वृद्धि निकल कर आ जाएगी। ठीक है, जो होगा एनवीए एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम आगे चलकर क्या कह रहे हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इसको कहा जा रहा है। तो इसी को अब हम गणितीय भाषा में समझते हैं। ठीक है, ये गणितीय भाषा में ये ज्यादा आसान हो जाएगा एक सिंपल से उदाहरण के द्वारा। यहाँ पे देखिए शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना है, उत्पादन का कुल मूल्य मान लिया कि कुल उत्पादन का मूल्य आया 5,000 रुपया, 5,000। उसमें से क्या हुआ मध्यवर्ती वस्तु का उपभोग अर्थात जो इंटरमीडिएटरी गुड थी बनाने के लिए जो कच्चे माल का प्रयोग किया गया उसको घटाना है, माना वो 1,000 रुपया, इसलिए माइनस का लगा दिया। अस्थाई पूंजी का उपभोग, ये मान लिया कि घिसावट कितनी आई 5,000 की राशि को उत्पन्न करने में कितनी मशीनें घिसी पिटी, कितना खर्च हुआ वो भी मान लिया हमने 500 रुपए, इसको भी माइनस लगा दिया। ओके। अप्रत्यक्ष कर, सरकार द्वारा इस पर कितना टैक्स लगाया गया है, माना ये 500 रुपए लगा दिया गया। उसके बाद अंत में आता है आर्थिक सहायता, कि सरकार ने क्या किया कि आर्थिक सहायता भी दी और वो मान लिया कुल मिला के 1,000 रुपया दी। तो अब हमारा शुद्ध मूल्य वृद्धि अर्थात कितना आएगा सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट पे कितना आने वाला है, तो इसके लिए क्या करना है, जो प्लस वाला है, क्योंकि एक तो ये है प्लस वाला और एक ये है प्लस वाला, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देना, प्लस प्लस को जोड़ देना है। तो 5 और 1 6,000 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके। और जो माइनस माइनस है, माइनस 500 माइनस 500 और माइनस 1,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,000, ये हो गया 1,500 और ये होगा 2,000। तो इस प्रकार से माइनस 2,000 कर देना है। तो इस प्रकार से 6,000 में से 2,000 निकाल देंगे तो जो यह 4,000 रुपये आ रहा है ये हो जाएगा शुद्ध मूल्य वृद्धि। शुद्ध मूल्य वृद्धि कितनी हो रही है 4,000 रुपया। कितना हो रहा है 4,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये उदाहरण मैंने आपको गणितीय भाषा में समझा दिया है। तो जो यह 4,000 रुपया हो रहा है ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, और इसी को कहा जा रहा है या कहते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो ये उदाहरण हमने आपको यहां पर बता दिया है। तो इस प्रकार से अंतिम चरण अर्थात हमने शुरू कहां से की थी यात्रा, हमने यात्रा शुरू की थी कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय आय को मापने के 3 मेथड है, उत्पादन विधि है, आय विधि है और व्यय विधि है। तीनों विधियों से यदि हम राष्ट्रीय आय को ज्ञात करते हैं तो जो राशि निकल कर आएगी, जो अमाउंट निकल कर आएगी वह समान आएगी। तो 3 विधियों को इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस वीडियो में केवल इसी विधि के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, अब जब अगली विधि होगी तो फिर अगली वीडियो में आएगी। तो इस वीडियो में आज हमने आपको केवल एक विधि के बारे में बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी। बहुत सारे उदाहरण बताए आपको, यहाँ पर बताया हमने कि यदि आपने उत्पादन विधि या मूल्य विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंदर
कितना उत्पादन हुआ देश में एक साल में, एक साल में कितना हुआ है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, फिर शुद्ध मूल्य वृद्धि निकालेंगे। इसके लिए ये चीज़ें बताई हमने आपको, इतना काम करना है। जब वो निकल जाएगा तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में प्लस विदेशों से जो आय आती है उसको जोड़ देंगे, तो वही हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है, जो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखी है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो राष्ट्रीय आय को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए। यहाँ पर एनआईएफए क्या होता है, यहाँ पे लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, तो ये हमारी राष्ट्रीय आय आ गई, भले मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिख दिया है। और मूल्य वृद्धि किस प्रकार से होती है ये भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है उदाहरण के द्वारा। मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना राष्ट्रीय आय में नहीं करते हैं, राष्ट्रीय आय की में गणना करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ तो 20,500 यहाँ अतिरिक्त चढ़ जाएगा, जो क्या कर देगा, इतनी वैल्यू को बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को प्लस माइनस करना पड़ता है, तो ये भी निकल जाएगा, ये यदि इसको जोड़ दें तो ये भी निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से जो मूल्य वर्धित विधि है, इस प्रकार से मूल्य वर्धित विधि का एक उदाहरण आपको हमने यहाँ पर बताया। ओके, और मध्यवर्ती वस्तु हमने आपको बता दी कि मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं। पुनः मध्यवर्ती वस्तु उस वस्तु को कहते हैं कि जो कि उत्पादन में आगे भी प्रयोग की जाती है, उत्पादन में आगे भी प्रयोग की जाती है, अर्थात वो रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल का काम करता है। ठीक है, एक बनाता है, फिर उसे वस्तु वो फिर दूसरा बनाता है, फिर तीसरा बनाता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा सभी कमाते रहते हैं। तो ओके, उसी से थोड़ा थोड़ा पैसा उससे कमाते रहते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल की जो कीमत होती है वह नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाती है, ओनली मूल्य वृद्धि को ही जोड़ा जाता है। यदि इसको जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यह है राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि।